नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ट्रांसजीन पादप क्या है, ट्रांसजीन पादप किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप निर्मित करने की कौन सी विधि है, और ट्रांसजेनिक जो पादपों की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप की परिभाषा क्या है, ट्रांसजीन पादप क्या है। तो ट्रांसजीन पादप किसे कहते हैं? ट्रांसजीन पादप ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे पादपों के जीनों को किसी पादप के अंदर ट्रांसफर करके और एक नया मॉडिफाई जो प्लांट तैयार किया जाता है, उस पादप को हम ट्रांसजीन पादप कहते हैं। और उस ट्रांसजीन पादप में जो पदार्थ या जो जीन डाला जाता है उसे हम ट्रांसजीन पदार्थ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बाह्य जो जीन है वो यदि दूसरे पादप में यदि ट्रांसफर किया जा रहा है तो उससे निर्मित जो नया पादप है उस पादप को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजीन पादप कहेंगे। तो ट्रांसजीन जो पादप हैं वो अन्य पादपों की तुलना में कई गुना बेहतर होता है। उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, खाद बीज की आवश्यकता कम होती है, और बाजार के मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो सामान्य पादपों की तुलना में, चाहे वो ट्रांसजीन सब्जियां हो, ट्रांसजीन पादप हो, ट्रांसजीन जानवर हो, उनका मूल्य जो होता है वो बाजार मूल्य में सामान्य जानवरों या पादपों की तुलना में कई गुना अधिक होता है, क्योंकि उनमें कुछ अलग विशेषताएं पाई जाती है जिस कारण से उनका मूल्य भी अधिक होता है। तो ये हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं हम ट्रांसजीन पादप के इतिहास यानी कि हिस्ट्री। बात करते हैं हम किसकी, हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी क्या हो गया कि इतिहास, यानी कि ट्रांसजीन पादपों का इतिहास क्या है, ट्रांसजीन पादप कब आए, क्या किस प्रकार से क्या क्या समय पर क्या हुआ, वो सब उसके बारे में हमें जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1979 की बात करते हैं, 1979 की बात करते हैं। 1979 में पुनर्योगज जो जीवाणु हैं यानी कि रिकॉम्बिनेट बैक्टीरिया की खोज हुई थी। इस समय किसकी खोज हुई थी? पुनर्योगज जीवाणु की खोज हुई थी। पुनर्योगज जीवाणु इसकी खोज हुई थी कौन से सन में? 1979 में। ये हिस्ट्री का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि 1978 की बात करें या ये आपके 1978 की यदि हम बात करें तो 1978 में किसका, ई कोलाई आपने नाम सुना होगा, ई कोलाई का पूरा नाम क्या है? इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1978 में हुई थी। उसके बाद में हम यदि बात करें तो 1982 की बात करते हैं। 1982 में क्या है कि ई कोलाई के द्वारा निर्मित एक हार्मोन तैयार किया गया था, और उस हार्मोन या जीन को हमने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? हुमुलिन नाम दिया था। तो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि हुमुलिन जो है वो कब आया। तो हुमुलिन कब आया? 1982 सन के अंदर आया था। उसके बाद में हम बात करते हैं 1987 में एक कंपनी थी, राष्ट्रीय पादप तंत्र, नेशनल प्लांट सिस्टम
नेशनल प्लांट सिस्टम NPS, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने काफ़ी प्रयास करते हुए निकोटियाना टेबेकम अर्थात तंबाकू, निकोटियाना टेबेकम अर्थात तंबाकू में एक विशिष्ट प्रकार के जीन को खोजा था 1987 में। कंपनी का नाम है राष्ट्रीय पादप तंत्र। किसमें खोजा? निकोटियाना टेबेकम यानी कि तंबाकू में खोजा था, तो ये 1987 में खोजा था। उसके बाद में हम बात करते हैं 1979 की बात करते हैं। उसमें फ्लेवर सेवर आपने नाम सुना होगा। 1979 जो क्या है, फ्लेवर सेवर एक ऐसा ट्रांसजीन टमाटर था जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड एल्कोलॉइड पाया जाता था और अन्य टमाटरों की तुलना में ये कई गुना बेहतर था, तो इसकी खोज भी हुई थी। उसके बाद में हम यदि बात करें 1996, आपने पढ़ा भी होगा पिछली कालांशों में 1996 की यदि हम बात करें तो वो जानवरों पर कार्य हुआ था। और जानवर कौन सी था? डोली भेड़। डोली भेड़ का आपने नाम भी सुना होगा कि स्काउटलैंड में इसका उत्पादन किया था और वियान व कुछ इयान वुलमुट और कुछ उसके साथी थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? एक पहला जो ट्रांसजीन जो जीव था डोली भेड़, इस डोली भेड़ का इन्होंने उत्पादन किया था, नर और मादा लेकर के इन्होंने उत्पादन किया था। तो डोली भेड़ को 1996 में खोजा गया। उसके बाद में हम बात करें 2002 की, 2002, तो 2002 में मानव जीनोम का उत्पादन किया गया था। मानव जीनोम, तो 2002 में किसका उत्पादन हुआ? मानव जीनोम का उत्पादन हुआ। मानव जीनोम के उत्पादन के साथ ही कई जो साइंस से अनभिज्ञ थे और कुछ लोगों ने कुछ धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए ये जो मानव जीनोम है, इस मानव जीनोम को कानून के विरुद्ध मानते हुए इस पर सवाल उठने लगे और सवाल उठने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2005 में बंद कर दिया। यानी कि 2005 में इसको किसको बंद कर दिया? मानव जीनोम पर क्या लगा दी? रोक लगा दी गई। रोक क्यों लगा दी गई? ये आपको भी जानकारी है कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि यदि मानव का ही जीनोम तैयार हो गया तो मानव की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और महिलाओं का वर्चस्व अधिक हो जाएगा। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने मानव के आत्मसम्मान और सहानुभूति को देखते हुए इसको फिर बैन लगा दिया। उसके बाद में मानव जीनोम पर 2005 में बैन लगाने के पश्चात किसी भी प्रकार का नया उत्पादन नहीं किया जा सका। तो ये हो गई इसकी ट्रांसजीन जो पादप है उसकी हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसजीन जो पादप है उसे हम किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। ट्रांसजीन जो पादप हैं उसको हमें किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसजीन पादप का उत्पादन। ट्रांसजीन पादप का उत्पादन। अब हम जानते हैं कि कोई भी यदि हमारे को पादप का उत्पादन करना है तो कहीं ना कहीं कुछ रसायनों की आवश्यकता भी होती है। रसायनों के बिना ये जो कार्य है वो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला जो यदि हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी जैसे हमारे को कोई भी पादप का ट्रांसजीन का उत्पादन करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस पादप जिसको हमारे को जैसे कोई ट्रांसजीन तैयार करना है तो उसकी क्या लेते हैं, हमें कोई एक लीफ लेते हैं या कोई भी एक अंग लेते हैं। तो ये क्या है ट्रांसजीन, जैसे ये क्या है लीफ है, ये क्या है लीफ है। तो पहला जो क्या हो गया, ये हमने क्या ले ली
ट्रांसजीन पादप की सर्वप्रथम जो पहला जो चरण है उसमें क्या लेते हैं, लीफ लेते हैं। इस लीफ का फिर क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के ऊपर इसका क्या किया जाता है, इसका संवर्धन किया जाता है। तो ये क्या है, एग्रोबैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरिया या आपने नाम सुना होगा, जो प्राकृतिक बैक्टीरिया की दृष्टि से गिना जाता है। तो इसमें ये क्या हो गया, इसका संवर्धन जब करेंगे तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार के कुछ रसायन बने होते हैं। ये रसायनों का एक मिश्रण होता है। इन रसायनों के मिश्रण के अंदर एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया तो इसका जो संवर्धन करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके। ये जो मीडिया है, क्या है ये, मीडिया है। मीडिया को क्या बोलते हैं, संवर्धन। तो इस संवर्धन के अंदर क्या है, इसमें छोटी छोटी पत्तियों के टुकड़ों को काट करके एग्रोबैक्टीरियम संवर्धन करते हैं। उसके बाद में इसका पुनः क्या किया जाता है, पुनः संवर्धन किया जाता है। और पुनः संवर्धन करने के लिए दो प्रकार के रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो दो प्रकार के जो रसायन हैं वो कौन कौन से रसायन हैं। तो वो कौन कौन से रसायन हैं, वो जो पहला जो रसायन है वो क्या है, केनामाइसिन। कौन सा रसायन है, केनामाइसिन। यहाँ नाम लिख देते हैं, केनामाइसिन। और जो दूसरा जो रसायन है वो कौन सा है, एग्रोमाइसिन। ये तो ये दो प्रकार के जो रसायन हैं, केनामाइसिन, एग्रोमाइसिन है, बेसिलिसिलिन भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के जो रसायन हैं, इनसे युक्त जो मीडिया है, इस मीडिया के अंदर हम किनको डालते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम से संवर्धित जो हैं उनको हम इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये जो पादप हैं, जो संवर्धन जो तैयार जो हो रहे हैं, उन संवर्धन में जो तैयार जो ये जो पादप जो हमारे पास जो तैयार हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये नया उत्पादन करेंगे। और नया उत्पादन करेंगे तो उत्पादन में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें किसका निर्माण होगा, परोह का निर्माण होगा। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, परोह का निर्माण होगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किसी भी पादप को निर्मित करने के लिए सबसे पहले जड़ बनेगी या फिर परोह बनेगा। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, परोह का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये किसका निर्माण हो जाएगा, ये परोह का निर्माण हो जाएगा। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तीन उत्पाद हैं और तीनों उत्पाद से किसका निर्माण हो जाएगा, ये परोह का निर्माण हो गया। अब परोह को हम जानते हैं कि ये क्या है, सूट है। अब सूट का तो निर्माण हो गया, परंतु सूट का निर्माण होने से क्या होगा, इसके लिए अपने को जड़ की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना जड़ के पादप संरक्षित नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसी जो मटेरियल है, इस मटेरियल का जो अपने पास जो पादप जो उत्पादित जो पादप हुआ है, इस उत्पादित पादप का जो निचला जो भाग है, इस निचले भाग यानी कि ये जो परोह का जो निचला हिस्सा है, इस परोह के निचले हिस्से को किससे डुबोएंगे, हमें किसमें डुबोएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पादप में यदि अपने को जड़ें लानी हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IBA के घोल में उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए डुबोते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, ये फिर क्या हो जाता है कि जड़ें निकल आती है उसमें। तो ये क्या हो जाती हैं, ये से जड़ें निकल जाएगी। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये जड़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गई नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ तो क्या हो गई, रूट
और ऊपर की तरफ ये क्या हो गई, सूट, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। और ये आपका मटेरियल अपन ने अभी आपको बताया था कौन सा मटेरियल काम में लिया, IBA। IBA की फुल फॉर्म क्या है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA। जड़ें निकालने के लिए ये आपका सूट परो है। तो ये जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण हुई, 5 चरणों में पूर्ण हुई। कितने चरणों में पूर्ण हुई, 5 चरणों में पूर्ण हुई। विस्तार पूर्वक यदि हम अध्ययन करें तो पहला जो चरण है उसमें क्या है, ट्रांसजीन पादप के उत्पादन करने के लिए पहला जो चरण क्या है कि वांछित पादप का चयन। वांछित पादप के चयन में अपने को स्वस्थ एक कोई भी पौधे की कोई भी अंग लेना है, जड़, तना, पत्तियां, ये पत्तियां हमने ले ली। अब इसको क्या करेंगे, पहला चरण पूरा हो गया, वांछित पादप का चयन हो गया। उसके बाद में दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में जो चयनित जो पत्तियां हैं, हरे रंग की जो चयनित जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से एक प्राकृतिक बैक्टीरिया होता है, इस प्राकृतिक जो जीवाणु है, इस जीवाणु का जो घोल होता है, संवर्धन जो मीडिया होता है, उसमें हम कम से कम इसको 3 से 7 दिन के लिए क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। और संवर्धित करने के पश्चात इसमें क्या होता है, उत्पादन होता है टोटिपोटेंसी कोशिकीय पूर्ण सख्तता के द्वारा। और उसके बाद में हम 2 प्रकार के रसायन हैं, केनोमाइसिन और एग्रोमाइसिन। तो इन रसायनों में इसको 3 से लगभग बात करते हैं 15 से 20 दिन के लिए इसको हम रखते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, इसका उत्पादन हो जाता है और परोह का निर्माण हो जाता है। अब हम जानते हैं कि परोह का निर्माण हो गया लेकिन जड़ का निर्माण नहीं हुआ। तो जड़ का निर्माण करने के लिए हमने लिखा है IBA, यानी कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो है उस रसायन के घोल में लगभग 15 से 20 मिनट किसको रखा जाता है, जो परोह का जो निचला जो भाग है उस निचले भाग को हम 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। और उस समय पश्चात ये क्या होता है कि इसमें जड़ों का विकास हो जाता है। फिर इन जड़ों का विकास हो गया तो ये संपूर्ण एक ट्रांसजीन पादप हमारे को प्राप्त हो गया। अब इस ट्रांसजीन पादप को हम कोई से भी उद्यान में या मिट्टी में इसको आराम से आरोपित कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि जैसे मिट्टी, कुछ मिट्टी क्या होती है, रेतीली मिट्टी होती है, तो ये क्या होता है कि जैसे मिट्टी में ये कहीं इधर उधर नहीं डुले, इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में एक वर्मीक्यूलाइट एक तत्व जो आता है रसायन, उसको हम डाल देते हैं ताकि उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से आराम से ये जो पौधा है आसानी से खड़ा रह सकता है। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो प्रोसेस है वो कितने चरणों में पूर्ण हुई, ये 5 चरणों में पूर्ण हुई। और 5 चरणों में महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको हमने फोकस किया। अब एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ट्रांसजीन पादप के बारे में लघु टिप्पणी दीजिए, या ट्रांसजीन पादप क्या है, इसके उत्पादन के बारे में बताइए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा गया है। शेखावाटी विश्वविद्यालय में भी ये प्रश्न कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांसजीन पादप है उसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है, GM प्लांट, GM प्लांट। अब GM जो प्लांट है वो क्या है, G का मतलब है यहाँ पर जेनेटिक और M का मतलब क्या है, मॉडिफाई। तो जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं, GM पादप भी बोलते हैं और ट्रांसजीन पादप भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस ट्रांसजीन पादप के उत्पादन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब इसके बाद में हम थोड़ा देखते हैं कि ट्रांसजीन पादपों का जो उत्पादन है उसका लाभ क्या है। तो लाभ के लिए 2 शब्दों में बोलूंगा कि जो पहला जो लाभ है, अन्य पादपों की तुलना में ये जो ट्रांसजीन जो पादप होता है वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। दूसरा ये है कि
इस ट्रांसजीन पादपों में अन्य रूप से अपने को ऊपर से कोई भी खाद बीज देने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो निम्न मात्रा में आवश्यकता होती है वो संपूर्ण इसमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा बाजार मूल्य के हिसाब से देखें तो सामान्य पादपों या सब्जियों की तुलना में ट्रांसजीन जो पादप होते हैं उनका जो बाजार जो मूल्य होता है अन्य पादपों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, और बीमारियों से भी रोग प्रतिरोधी क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, बाजार मूल्य ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसजीन पादप अन्य पादपों की तुलना में कई गुना सही है। तो आज हमने ट्रांसजीन पादप के बारे में अध्ययन किया। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।